हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल फैक्चुअल कॉन्सेप्ट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर 2, जो कि आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सबसे इम्पॉर्टेंट आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स के एग्ज़ाम के लिए है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 होता है, कैसे लोग एक साथ कलेक्ट होकर के उस वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हमें वहाँ सक्सेस नहीं मिलती है। फिर लोगों के अंदर एक नई भावना जगती है जिसे हमने नाम दिया है ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म refers to the feeling of oneness and the common consciousness that emerges with the people living in a common territory, share the same historical, political and cultural background, have the same cultural values। देखिए, देशभक्ति या कोई ऐसी भावना तभी जागृत होती है जब हम एक कॉमन टेरिटरी में रहते हैं, हमारा गोल एक होता है, हमारा पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक होता है, हमारा कल्चरल बैकग्राउंड एक होता है। तो इन्हीं सब से एक भावना बनती है जिसे हम नेशनलिज्म यानी देशभक्ति कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जब पहली बार भारतीयों के अंदर एक देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत होती है तो परिस्थितियाँ कैसी थी। तो आइए आगे चलते हैं। ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ प्राइड and belongingness towards one nation. It is a feeling that unites people and drives them to fight common goal। मतलब कि सबका गोल एक है। In the second half of 19th century, British of national awakening started from the concepts of nationalism and right of the self-determination that was initiated by the French Revolution। अब यहाँ पे सबकी एक भावना है कि हमें किसी भी तरह से आज़ादी चाहिए। सबकी सोच एक, सबका विचार एक, सबकी भावना एक और लक्ष्य केवल एक ही है कि हमें आज़ादी चाहिए। फैक्टर लेट्स टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म। कौन कौन से वो कारण थे जिनकी वजह से लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना आई, चलिए आगे देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रेप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट्स एंड रोल ऑफ द प्रेस। देखिए, जब तक आपका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा तब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे। तो बात है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। सबसे बड़ी समस्या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब आपके इकोनॉमिकल चीज़ों को किसी ने कंट्रोल कर रखा है जिससे आपकी ग्रोथ एकदम से रुक गई है। द ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेड पीजेंट्स, आर्टिजन, क्राफ्टमैन, वर्किंग क्लास, एजुकेटेड इंडियंस। मतलब कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इकोनॉमिकली स्ट्रगल ना कर रहा हो, चाहे वो पीजेंट्स हो जो काम करने वाले लोग थे, आर्टिजियन थे, क्राफ्टमैन थे, वर्किंग क्लास था, सब परेशान थे, सबसे हैवी टैक्सेस लिए जा रहे थे। तो इस तरह एक पावर्टी जो लोगों को परेशान कर रही थी, तो एक ये रीज़न था। दूसरा, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज़। जो उनकी पॉलिसीज़ थी वो हमेशा से ही इंडियन के अगेंस्ट थी। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था ये? मतलब इंडियन लैंग्वेजेस के न्यूज़पेपर बैन कर दिए गए थे। इंडियन आर्म्स एक्ट, इंडियन वर नॉट अलाउड टू कैरी द वेपन्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जो आईसीएस जो एग्ज़ाम होता था सिविल सर्विसेज का, उसकी एज इन्होंने 29 to 19 कर दी थी। मतलब इंडिया में नॉर्मल जो ग्रेजुएट होने की एज थी वो 19 प्लस थी, और इन्होंने कह दिया था कि वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो 19 ईयर्स के हों। फिर सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक राजा राम मोहन राय, ज्योतिबा फुले फॉट अगेंस्ट द सोशल एविल्स एंड स्प्रेड द मॉडर्न आइडियाज़। कैसे और चीज़ें आती हैं, उस समय के जो बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे उन्होंने अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स लाए जिसको हम आगे देखेंगे। रोल ऑफ प्रेस, और सबसे इम्पॉर्टेंट था प्रेस का रोल। अलग अलग प्रेस आते हैं जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, दिस बंगाली प्लेड मेजर रोल। दे स्प्रेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी एंड द नेशनलिज्म।
देखिए प्रेस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आज हो चाहे पहले हो। प्रेस ने सबके अंदर एक नई अवेयरनेस फैलाई कि कैसे हमें नेशनलिज्म की भावनाओं में आगे बढ़ना है और देश को आज़ादी की तरफ ले जाना है। चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे एक एक पार्ट में जो भी चीज़ें हमने यहाँ पढ़ी, चाहे वो प्रेस का रोल है, चाहे तो वो कोई भी कॉन्सेप्ट है, सबका हमने डिस्क्रिप्टिव वे में डिस्कशन किया है। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, अब अलग अलग जो लोग थे वो कैसे एक्सप्लॉयट हो रहे थे, हम उनके बारे में देखते हैं। पीजेंट्स, फार्मर हैड गिव लार्ज पोर्शन ऑफ द क्रॉप एज अ लैंड रेवेन्यू एंड हैवी टैक्सेस। जो भी फार्मर्स थे, वर्किंग जो इस तरह के फील्ड में काम करते थे, सबको बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे, चाहे उतनी उनके पास क्रॉप हो ना हो, लेकिन बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। तो पीजेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। आर्टिजन एंड क्राफ्टमैन, ब्रिटिश पॉलिसीज हार्म इंडियन ट्रेड एंड द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। इंडियन हैंडीक्राफ्ट कोलैप्स बिकॉज रॉ मटेरियल वर टेकन फ्रॉम इंडिया एंड एट अ चीप रेट। फिनिश्ड गुड वर मेड इन ब्रिटेन एंड देन सोल्ड बैक इन इंडिया। सोचिए, हमारे ही देश का प्रोडक्ट वो लेकर जाते थे और फिर इंग्लैंड में फिनिश गुड बनाते थे और फिर लाके हमको हैवी रेट में देते थे। कितना बड़ा शोषण था हमारे लिए। वर्किंग क्लास, अब चीज़ें बढ़ रही थी, नए नए लोग के क्लास आ रहे थे, नए नए पढ़ने वाले लोग आ रहे थे, तो वर्किंग क्लास जो था वो एक नया डेवलप्ड क्लास आ रहा था। अब ना तो उनको काम मिलता था और ना तो वो पेमेंट मिलती थी, तो देवर ओवरवर्क एंड अंडरपेड। और फिर एजुकेटेड इंडियंस, अब जैसे जैसे समय बदला एक नया जनरेशन बन रहा था जिसमें एजुकेटेड इंडियंस भी आ गए थे। अब ना तो उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिलती थी, ना उस हिसाब से पोजीशन मिलती थी, ना तो फिर उनके बातों को सुना जाता था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिससे कि वो बहुत टफ कंडीशन को फेस कर रहे थे। तो सारे जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो सब इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के अंदर हैं। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, आपको पहले ही बताया कि लॉर्ड लिटन जो उस टाइम पे गवर्नर जनरल था, उसकी पॉलिसीज ऐसी थी जो कि हमेशा से इंडियंस को परेशान करने वाली। जैसे लैक्स ऑफ रुपीज स्पेंट ऑन द ग्रैंड दिल्ली दरबार। पहले पॉइंट में बहुत इंडिया के पैसे को अलग अलग तरह के इवेंट्स में खर्च करना। एक दिल्ली दरबार हुआ जिसमें बहुत सारे पैसे खर्च किए गए और इंडिया उस समय बहुत सारे अकाल को झेल रहा था, तब भी उसने ये कंडक्ट कराया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आपको बताया ही कि इंडियन न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया गया था, या इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को बैन किया गया था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कीप द आर्म्स, इंडियंस को आर्म्स रखने की आज़ादी नहीं थी। एलिजिबिलिटी टू अपीयर टू इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वाज रिड्यूस्ड टू 19 फ्रॉम 21। आपको पहले ही बताया गया कि जो सिविल सर्विसेज केस थी उसको कम कर दिया गया। सोचिए, हम 21 में ग्रेजुएट हो रहे हैं और 19 में एग्जाम देना है, कैसे हो पाएगा। Import duties on the British textile were removed. It affected the Indian industry. Ilbert Bill, बड़ा important point है। Bill was introduced to abolish the judicial disqualification on the basis of racial discrimination. सोचिए, मतलब जो हमारे देश के पढ़े लिखे जजेस होते थे, उनको इस बात की वजह से कि वो इंडियन है, उनका रंग गोरा नहीं है, वो किसी भी ब्रिटिशर्स के मैटर में अपना जजमेंट नहीं दे सकते हैं। तो कितनी बड़ी समस्या थी। तो रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज जो थी वो भी हमारे देश के लिए बहुत डेंजरस थी। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तब कुछ रिफॉर्म्स है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। ये भी ऐसे थे कि इंडिया को एक नई सोच मिली, एक नई ऊर्जा मिली कि कैसे हम अपने देश को आगे ले जा सकते हैं। इंडियन रियलाइजेस दैट द नीड्स ऑफ reform the religion and society. They accepted the best of the East and West, which resulted in the birth of the socio-religious reforms movements. सारी चीज़ों को मिला करके उनके मन में कॉन्सेप्ट आया कि कैसे हम अपने देश को एक नई दिशा दे सकते हैं रिलीजियस और सोशल लेवल पे चेंजेस करके। फॉर एग्जाम्पल, एबॉलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम।
किसी तरह कास्टिज्म को ख़त्म करना होगा, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करना होगा, डाउरी यानी दहेज प्रथा को ख़त्म करना होगा, पर्दा सिस्टम को ख़त्म करना होगा, सती को ख़त्म करना होगा, इन्फेंटिसाइड, सब चीज़ों को ख़त्म करके और एक नई समाज, एक नया देश बनाना है जिससे हम ब्रिटिशर्स को डिफीट कर सकें। कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे? ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद. These are the prominent leaders who have taken part in different events to awake India for the freedom. राजा राम मोहन रॉय. अब हम बात करते हैं अलग अलग लीडर्स के बारे में जिन्होंने कैसे नए नए रिफॉर्म्स करके हमारे देश के लोगों को जगाया, समझाया और बताया कि हाउ कैन वी टेक पार्ट इन द नेशनलिज्म, कैसे हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं देश को आगे ले जाने में. इंट्रोडक्शन. राजा राम मोहन राय was one of the greatest social reformer of the 19th century. His main aim was to remove the social and religious evil present in the society. उस टाइम के एक बहुत बड़े 19th सेंचुरी के हम कह सकते हैं एक बहुत ही फेमस और महान लीडर जिन्होंने निश्चय किया कि किसी भी तरह जो भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सोशल एविल्स हैं, उनको ख़त्म करना है. उनके कुछ रिलीजियस आइडियाज़ थे, जैसे ही बिलीव इन द यूनिटी ऑफ रिलीजन. वो यूनिटी ऑफ रिलीजन में विश्वास करते थे. ही रोट अ पर्शियन बुक कॉल्ड गिफ्ट ऑफ मोनोस्टेस. मतलब मोनोस्टेजम मीन्स बिलीव इन वन गॉड, मतलब सबको एक ही बात में विश्वास रखना है, वर्शिप ऑफ वन गॉड. मोनो मतलब सिंगल, सबके एक भगवान होंगे. उन्होंने ये निश्चय किया और बताया. 1829 में उन्होंने ब्रह्मो समाज, क्वेश्चन पूछता है कि ब्रह्मो समाज की जो डेट है वो क्या है, व्हेन इट वाज फाउंडेड. सो इट वाज फाउंडेड इन 1828. अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई, अलग अलग रिफॉर्म्स उन्होंने किए और सबका एक ही उद्देश्य था कि सबको सही राह पर लाना. उन्होंने क्या क्या बिलीव द ब्रह्मो समाज बिलीव इन द वर्शिप ऑफ वन गॉड, oppose ideal worship, encourage the prayer, meditation, charity, morality and unity among the people. उन्होंने इन सारी बातों पर फोकस किया. फिर उन्होंने कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए, जैसे कास्ट सिस्टम को हटाया, पॉलीगैमी, उन्होंने कहा कि मतलब एक से ज़्यादा शादी करना अपराध है, ठीक है. चाइल्ड मैरिज मतलब एक एज डिसाइड की, इसी एज में शादी करनी है. पर्दा सिस्टम को ख़त्म किया. मतलब जो भी समाज में उस टाइम पे समस्याएं थी, तो हम एक जगह यहाँ पे विलियम बेंटिक जी को धन्यवाद कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स को माना और जो भी सती सिस्टम या ये चीज़ें थी उनको ख़त्म किया. सती सिस्टम आप सुनेंगे एकदम से इलीगल चीज़ थी. आप इसकी हिस्ट्री पढ़िए और देखिए कि सती सिस्टम समाज के लिए कितना डेंजरस था. मतलब अगर किसी वाइफ कोई है और वो विडो हो जाती है, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो ऐसा समाज का मानना था कि वो समाज में रह के क्या करेगी, और उसे भी उसे पति के साथ एक प्रकार से कहिए तो उसी चिता पे उन्हें बैठा दिया जाता था. तो इस तरह के सिस्टम थे. सोचिए कितना, आज सोच लीजिए तो एकदम से रूह कांप जाती है कि ऐसे भी सिस्टम थे समाज में. तो इन्हें और भी चीज़ों के लिए, जैसे पॉलिटिकल आइडियाज़ के लिए, पॉइनियर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म, इन्होंने बहुत सारे जर्नल्स निकाले, जैसे वीकली न्यूज़पेपर्स निकाले, संवाद कौमुदी, पर्शियन न्यूज़पेपर कॉल्ड मिराते उल अखबार, पॉलिटिकल आइडियाज़. तो मतलब हर क्षेत्र में इन्होंने अच्छे खासे अपने एफर्ट से देश को एक नई दिशा दी. तो राजा राम मोहन राय जी मतलब कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेस, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसेस. बहुत इन्होंने एफर्ट किया और देश को एक नई राह दिखाई. चलिए अब आगे देखते हैं. नेक्स्ट, ज्योतिबा फुले. इनका भी नाम बहुत प्रोमिनेंट लीडर्स में आता है. इन्होंने भी बहुत सारे एफर्ट्स किए, जैसे वर्क फॉर द वुमेन
माना जाता है कि वुमेन के लिए इन्होंने सोसाइटी में जो भी समस्याएं थी बहुत सारे एफर्ट करके उन चीज़ों को ख़त्म किया. ही वर्क फॉर द इम्प्रूवमेंट द कंडीशन ऑफ द वुमेन, बिलीव द वुमेन वर द इक्वल और even superior to men. He wanted women to get an education. In 1851, he and his wife Savitri Phule started one first girls' school in Pune. In 1854, he opened a school for untouchable and started an orphanage for widows. He supported the widows' remarriage. मतलब आप कहिए तो महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा के लिए, विडोज को हेल्प करने के लिए इन्होंने बहुत सारी संस्थाएं बनाई और बहुत हेल्प किया. वर्क अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लाइक गुलामगिरी. ही डिस्क्राइब्ड द प्रॉब्लम फेस बाय द लोअर कास्ट इन 1873. ही फाउंडेड द सत्य शोधक समाज, फाइट फॉर द सोशल जस्टिस, लोअर कास्ट एंड वीकर सेक्शन. इन्होंने समाज के हर वो लोग जो स्ट्रगल कर रहे थे उनके लिए मेहनत की, प्रयास किया और समाज को एक नई दिशा दी. How the social religious reforms movement helped in the nationalism. Swami Dayanand Saraswati, Vivekanand taught the Indian culture and civilization were great. इन्होंने बताया, सभी लोगों को समझाया कि जो इंडियन सिस्टम है वो एक अच्छा सिस्टम है, आप इसको फॉलो करेंगे तो आप ज़रूर एक दिन जो भी आपके टारगेट है उसको अचीव करेंगे. फाइट अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी, respect of women, opposition to the British rule, awareness of a new equal society. ये सारे टारगेट उस समय जो भी लीडर्स थे उन्होंने बनाए कि आप अनटचेबिलिटी मतलब कोई छुआछूत की भावना नहीं होनी चाहिए, वुमेन्स के रिस्पेक्ट होनी चाहिए, ब्रिटिश के जो भी रूल्स हैं जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं हैं उनके अगेंस्ट में रहना है और सोसाइटी को एक नई दिशा दिखाई. मतलब हमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सबको एक साथ खड़े होकर के लड़ना है. और रोल ऑफ प्रेस कैसे भूल सकते हैं हम. प्रेस चाहे वो समय रहा हो चाहे आज का समय रहा हो, देश के लिए, समाज के लिए एक नई दिशा दिखाता है. तो लार्ज नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स वर स्टार्टेड लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द बंगाली. All the newspaper helped in the awareness through the press. Message nationalism and idea like democracy, liberty, freedom, equality, etc. were spread across the nation. Press exposed the true nature of British rule India and criticized the repressive colonial policies. Press made Indian aware of what is happening around the world. मतलब आसानी से चीज़ें नहीं पता चलती थी तो नए नए न्यूज़पेपर आए, उन्होंने समझाया कि डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, लिबर्टी क्या है, फ्रीडम क्या होती है, आज़ादी क्या होती है. ये सारी बातें लोगों को समझाई गई और ब्रिटिश के जो भी गलत चीज़ें थी उनको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये चीज़ें गलत है. जो भी पॉलिसीज आपने बताई हैं ज़रूरी नहीं कि सारी पॉलिसीज़ सही ही हैं. फिर ये भी बताया लोगों को कि क्या हो रहा है आपके अगल बगल देश विदेश में क्या चल रहा है. तो प्रेस का रोल बहुत इम्पोर्टेंट था नेशनलिज्म के लिए, मतलब सबको एक साथ लाने में, सबको जागृत करने में प्रेस हैड प्लेड वाइटल रोल. चलिए आगे देखते हैं. प्रिकर्सर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब कह सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आगे चल के 1885 में आएगा, उसके लिए कैसे प्लेटफॉर्म तैयार हुआ, किन लोगों ने हेल्प ली, क्या क्या एसोसिएशंस बने. द फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन टू बी स्टार्टेड इन इंडिया वाज द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन. The first is East India Association, Indian Association, and the next is Indian National Conference. इन सब के बाद सबसे लास्ट में INC आता है. तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन was the founder, founded in London 1866 by the Dadabhai Naroji, told about the problem faced by the Indians and suggested the remedial measures of the British citizen and members of parliament. He was of an opinion that British are just too good.
He wanted to present true state of Indians before the people of England so that the problem of Indians would be resolved. ब्रांचेस मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से शुरुआत होती है, जो कि लगभग 1866 में दादा भाई नौरोजी जी स्टार्ट करते हैं। वो इंग्लैंड में इंडिया के ट्रू सिचुएशन को दिखाना चाहते थे कि आखिर में हमारे इंडियंस के ट्रू सिचुएशंस हैं क्या, कैसे लोग ट्रबल में हैं, कैसे लोग झेल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने पूरी तरह से अपने स्तर पे रखा और लोगों को एहसास दिलाया। इसके ब्रांचेस मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में खुले, तो धीरे धीरे लोगों के अंदर अवेयरनेस आने शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, इंडियन एसोसिएशन 1876। इट वॉज हेडेड बाय द सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो भी टाइम पीरियड है और फाउंडर मेंबर है। इनका नाम आप जरूर याद रखिए, इट विल हेल्पफुल इन MCQs। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इट वॉज ऑल इंडिया मूवमेंट मेंबर, included lawyers, professionals and the educated middle class branches in the Bengal, towns of the Bengal, and the mass what is the objective? Mass participation, मतलब बड़े स्तर पे इसमें पार्टिसिपेट करना। Creation of strong body public opinion uniting Indians on the basis of common political interest। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव थे कि सबके अंदर फ्रेंडली रिलेशन, हिंदू मुस्लिम के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन हो, एक मास गैदरिंग हो, सारे तरह के लोग इसमें आए। जैसे आपने पढ़ा कि लॉयर्स, प्रोफेशनल्स एंड एजुकेटेड पीपल्स, सब लोग इसमें आए थे। अब इसने क्या अचीव किया? अचीवमेंट्स में लाइसेंस अगेंस्ट वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लोअरिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ ICS एग्जाम 19 ईयर्स। मतलब जो भी दो समस्याएं उस समय चली आ रही थी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की या फिर सिविल सर्विस एग्जाम की, उसमें जो भी समस्याएं थी उनमें किसी तरह ये जीत पाते हैं और कुछ नए अचीवमेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883। अब हम बहुत करीब हैं अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। हम इंडियन नेशनल कांग्रेस को फॉर्म करने जा रहे हैं। उससे पहले एक लास्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अरेंज्ड द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस इन कोलकाता। इट वाज द प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन। इट ऑफर्ड द मोड ऑफ द नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हिच वाज फॉर्म्ड आफ्टर 2 years। Second session of the Indian National Conference was held in 1885 at Kolkata. At the same time, INC held session in Mumbai। बहुत important point है, ये दोनों सेशंस एक साथ होते हैं। Had the same purpose, welfare of Indian। Finally, National Conference merged in the Indian National Congress in December 1886। मतलब इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस का मोटिव एक रहता है, तो सब आपस में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जिसे हम आगे चलकर कहते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए, जो भी लोग आते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, सबकी सोच एक रहती है, सबको जागृत करना, सबको नेशनलिज्म के बारे में समझाना और किसी तरह देश की आज़ादी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फॉर्मेशन ऑफ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। Formation of INC, all leaders are working towards the formation of an all Indian political body। सभी लोग मिलकर के एक ऐसी बॉडी बनाना चाहते थे जिसमें हम ब्रिटिशर्स को चैलेंज कर सकें विद द पॉलिटिकल बॉडी। मतलब अगर एक ऐसा सिस्टम बनेगा जिसमें सब लोग एक साथ होंगे, तो शायद हम उनके द्वारा बनाए गए रूल्स जो हमारे फेवर के नहीं हैं या जो भी समस्याएं हैं उनको एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर बात कर सकते हैं। A.O. Hume, retired British member of ICS, wanted to set up organization which would tell the government its drawback and suggest solution। मतलब ये A.O. Hume एक रिटायर्ड ICS ऑफिसर थे जो कि गवर्नमेंट को बताना चाहते थे जो भी आपने किया है उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं उनको कैसे सही किया जाएगा। इन 1884 फाउंडेशन वाज लेड, पुणे मीटिंग December 25।
1885 कैंसिल ड्यू टू द प्लेग। 1885 में एक मीटिंग रखी गई थी जो प्लेग से कैंसिल कर दी गई। सो द मीटिंग वाज हेल्ड एट द मुंबई December 28 to 31, 1885. Romesh Chand was the president of 72 delegates attended it. W.C. बनर्जी जो कि पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, 72 डेलीगेट्स के साथ पहली मीटिंग होती है और डिसाइड किया जाता है कि कैसे हम आगे, क्या एजेंडा होगा और कैसे हमको आज़ादी मिलेगी। दादा भाई नौरोजी सजेस्टेड टू चेंज द नेम ऑफ Union of INC to December 28, 1885. What was the aims? What were the important aims of the INC? INC promote friendly relation between all leaders from the different parts of the country. सबसे पहले सबके बीच में friendly relation हो. Develop the feeling of national unity irrespective of caste or religion. To put together popular demands and present them before the government to train and organize the public opinion in the country. मतलब जो भी समस्याएं हो सब लोग एक साथ मिलकर उस पर बात करेंगे, ना कि हम कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अलग हो जाएंगे और उसी बहस में पड़े रहेंगे। सबको एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पे अपनी समस्या को ब्रिटिशर्स के सामने के रखने के लिए इसका फॉर्मेशन किया गया। अब कुछ इम्पॉर्टेंट आईएनसीज के सेशन हैं, जैसे बॉम्बे 1885, फर्स्ट सेशन ऑफ द आईएनसी। 1906 कैलकाटा, दादा भाई नौरोजी, स्वराज वॉज पास्ड, पहली बार रिजोल्यूशन ऑफ स्वराज पास। 1907 सूरत, कांग्रेस स्प्लिट इनटू मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब दो कैटेगरी में कांग्रेस डिवाइड हो जाती है। मॉडरेट जो मतलब सिंपल थिंकिंग वाले थे कि आराम से आज़ादी लेंगे, एक्सट्रीमिस्ट जो किसी भी तरह आज़ादी चाहिए। 1916 लखनऊ पैक्ट, रीयूनियन ऑफ कांग्रेस, लखनऊ पैक्ट साइन विद द मुस्लिम लीग, यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में रीयूनियन होता है। 1917 अगेन कैलकाटा, एनी बेसन इलेक्टेड फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1919 अमृतसर, कांग्रेस कंडेम्ड द जलियांवाला बाग मैस्करेड। 1920 नागपुर, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अप्रूव्ड, कांग्रेस रिकॉग्नाइज ऑन प्रोविंशियल बेसिस। 1924 बेलगाम, महात्मा गांधी ओनली सेशन ऑफ एज आईएनसी प्रेसिडेंट। 1924 में महात्मा गांधी एक बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक है। 1929 लाहौर, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज रिवॉल्यूशन पास्ट इन 26 January declared the Independence Day, but later on this thing changed, but the first time the word Swaraj introduced in 1929 means complete independence. 1931 Karachi, fundamental rights and the national economic program adopted. 1942 बॉम्बे कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट। तो इस तरह से हमने इन सारे कॉन्फ्रेंसेस में सीखा कि कैसे 1885 से लेकर 1942 तक ये सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए और आज़ादी के बाद इसको ख़त्म कर दिया जाता है। जो आईएनसी कॉन्फ्रेंसेस रहती हैं वो लगभग 1947 तक सारी कॉन्फ्रेंसेस चलते हैं अलग अलग एजेंडे के साथ, और लास्ट में जैसे आज़ादी मिलती है तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाता है। तो हमने सीखा आज के इस वीडियो में, जो कि हमारे हिस्ट्री के लिए, आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो नेशनलिज्म से रिलेटेड जो भी बेसिक है वो हमने यहाँ सीख लिया है। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसी से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है हम उसके बारे में जानेंगे। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज करिए, समझिए कि क्या है, तभी आपको पूरी बातें क्लियर होंगी। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़िए। अगर आपको चीज़ें समझ में आई हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and like and give your positive comments. Thank you. We'll meet in the next video.